तिरहन, कोरोना का खौफ बेशक लोगों में कम हुआ है, लेकिन नए मामले सामने आ रहे हैं और कुछ राज्यों में, खासकर दिल्ली में पिछले दिनों काफी तादाद में मौतें हुई हैं। इन सब के बीच देश दुनिया में वैक्सीन की चर्चा भी जोरों पर है, लेकिन वैक्सीन के परीक्षण में जुटी देश की दो अहम कंपनियों की वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ने जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी थी, उनमें से एक ने इसके नकारात्मक प्रभावों का जिक्र करते हुए कंपनी पर 5 करोड़ का दावा ठोका। हालांकि सभी आरोपों को गलत बताते हुए सीरम ने भी वॉलंटियर पर 100 करोड़ का जवाबी दावा किया। वहीं दूसरा मामला हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का है, जिन्हें भारत बायोटेक की वैक्सीन की डोज दी गई थी, बावजूद इसके उन्हें कोरोना हो गया। तो वैक्सीन कितनी प्रभावी है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेदांता मेडिसिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रिरहान हैं और भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा में एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राकेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर त्रिरहान, आपसे शुरुआत करते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब इतना हम आगे आ गए हैं कि अब इंतजार किया जा रहा है कि शायद कुछ हफ्तों में ही भारत में भी इसका इस्तेमाल किया जाए। जो भी वैक्सीन अब तैयार हो गई हैं या अंतिम दौर में अपने चल रही हैं, लेकिन इस बीच जो अनिल विज साहब का मामला सामने आया है, कोरोना वैक्सीन की डोज उनको दी गई, हालांकि ट्रायल में ही दी गई, लेकिन उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसको आपसे समझना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ? तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं मैं कि जो भी आज के दिन वैक्सीन है, चाहे जो अमेरिका में चल रही है, जो इंडिया में डेवलप हो रही है, ये सब 2 डोज वैक्सीन है। पहला डोज जो दिया जाता है वो स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पांस, और उसको बूस्ट करने के लिए 20-21 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाता है, जो उस रिस्पांस को और भी पक्का करे या डबल करे। उसके 5 से 10 दिन बाद इम्यूनिटी शुरू होती है। डिफरेंस जो वैक्सीन है उसकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होंगे नंबर ऑफ डेज, पर ये सही बात सबको पता होना चाहिए कि ये नहीं कि पहला डोज लगा तो आप सोचे मेरे को इम्यूनिटी आ गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सेकंड डोज भी लेना है, उसके बाद भी 5-7 दिन वेट करना है। तब आपके जो एंटीबॉडीज बनेंगे, जो आपके टी सेल रिस्पॉन्स होंगे, वो मजबूत हो जाएंगे। तब आपको ये कंफर्ट फीलिंग होगी कि हाँ, मेरे को अब इम्यूनिटी है। इसीलिए ये गलतफहमी तो इमीडिएटली, अच्छा किया आप लोगों ने ये सवाल आज उठाया है। और क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री विज साहब ने जो ली भी है वैक्सीन, ये नहीं पता कि वो कौन से ग्रुप में थे, क्योंकि आज जो फेज 3 ट्रायल होती है उसमें आधे लोगों को वैक्सीन दी जाती है, आधे लोगों को प्लेसिबो दिया जाता है, मतलब कि जस्ट सेलिन दिया जाता है। पर जिनको दिया जाता है उनको नहीं पता होता, ये डबल ब्लाइंडेड स्टडी है। सो इसीलिए कि ये ना हो कि बंदा सोचे कि मुझे लग गया और मुझे इम्यूनिटी हो गई, या मुझे नहीं लगी तो मैं बहुत वल्नरेबल हूं, या बीमार होना। ये भी आपसे मैं जानूंगा, क्योंकि वैक्सीन को लेकर अब लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, और जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। प्लेसिबो की भी बात हो रही है कि कुछ लोगों को वैक्सीन दी जाती है एक्चुअल, कुछ को प्लेसिबो दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर वर्मा, अब इस स्टेज में लोगों को ये समझ में आए कि किस तरीके से वैक्सीन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब वैक्सीन आ जाएगी तो शायद एकदम से कोरोना जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर त्रिरहान बता रहे थे कि 2 डोज में एक तो वैक्सीन आ रही है, और दूसरा आपको दोनों डोज का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके आपकी जो एंटीबॉडीज है वो बनना शुरू होंगी। तो एक लंबा प्रोसीजर होगा वैक्सीन आने के बाद भी। ताहिर साहब, आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और इस सवाल को मैं बताना चाहूंगा कि वैक्सीन भी क्या है, एक दवा है। इसमें कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है कि आपने कार का इग्निशन दबाया तो वो स्विच ऑन हो गया और आपने हटाया तो वो स्विच ऑफ हो गया। ऐसा नहीं है। ये बत्ती का स्विच या कंप्यूटर का स्विच नहीं है, मोबाइल का बटन नहीं है। बॉडी को कुछ समय लगता है। भाखड़ा नंगल डैम जो है वो एक दिन में नहीं बना, उसमें बहुत समय लगता है। उसी तरह अपने शरीर की जो हमारी एंटीबॉडीज, जो हमारा डिफेंस है, जो इस वायरस को मारने के लिए तैयार होता है, वो एक पल में नहीं तैयार हो जाएगा। उसके लिए बॉडी के जो सोते हुए सेल्स हैं उनको जगाया जाता है, जगते हैं। जो फर्स्ट डोज है वो काम क्या कर रही है, उन सेल्स को एक्टिव कर रही है। सेकेंड डोज क्या कर रही है, उनको इतनी बड़े क्वांटिटी में डिफेंस को बना रही है कि वायरस का जो भी डोज आएगा उसको मारने में सक्षम होंगे। फिर मैं बात दोबारा कहता हूं, जैसे मेरे सीनियर कोलीग साहब ने भी आपको बताया,
2 डोज का मतलब क्या है? पहला डोज जो है वो इंसाइट कर रहा है, पहले उनको एक्साइट कर रहा है, उनको बिगिनिंग कर रहा है उनकी, और जब सेकंड डोज लगता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद, तो वो जो एंटीबॉडीज हैं वो इतने ज्यादा क्वांटम में बन जाती हैं, इतने बड़े नंबर में बन जाती हैं कि कोई भी वायरस का इन्फेक्शन आता है उसको वो 90%, 95%, 96% तक मारने में, खत्म करने में, बॉडी को बचाने में सक्षम हो जाती हैं। इसीलिए 2 डोज की भी जरूरत है, इसीलिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, और ये सोचना कि एक पल में ही पूरी हमारी बॉडी में डिफेंस बन जाएगा, वो शायद थोड़ा बेमानी है, थोड़ा ज्यादा उम्मीद करना है। जैसे एंटी नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए भी हम लोग मरीज को दवाई देते हैं, एंटीबॉडीज देते हैं, तो उसमें किसी में 3 हफ्ते लगते हैं, किसी में 3 दिन लगते हैं, किसी में 5 दिन लगते हैं। सोर थ्रोट जैसी सिंपल चीज के लिए अगर आपका फिजिशियन एंटीबायोटिक देता है तो ये भी कहता है देखिए 5 दिन तक खाइएगा, केवल 1 डोज से काम नहीं चलेगा। ये तो आपने भी देखा है, मैं भी देखता हूं रोज। तो ये आपके माध्यम से मैं जनमानस को बताना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये शरीर है, ये शरीर ट्रिगर नहीं है कि आपने बटन दबाया और काम चालू हो गया। इसको अपना डिफेंस बनाने में कुछ समय लगता है, इसीलिए पहले डोज से वो डिफेंस चालू हो रहा है, और दूसरी डोज जो फुल डोज दी जा रही है उसमें वो डिफेंस इतना ज्यादा तैयार हो जाता है कि किसी भी वायरस के अटैक को, किसी भी वायरस के इन्फेक्शन को, जो कोरोना स्पेसिफिक है, उसको एक कम्बैट करने में, मारने में और बॉडी को बचाने में, जीतने में थोड़ा वक्त लगेगा डॉक्टर वर्मा, जैसे कि आप बता रहे हैं, क्योंकि जैसे दवाइयां भी असर करती हैं, ऐसे ही वैक्सीन भी आपके शरीर में। समझा आपने जी, बिल्कुल ठीक समझा। और सेकंड डोज लगने के बाद, जैसे डॉक्टर त्रेहान साहब ने बताया, मेरे बहुत सीनियर है वो, कि लगभग 10 दिन से 2 हफ्ते 10 दिन से 2 हफ्ते लगेगा, जबकि बॉडी फुली तैयार है कि वायरस के अटैक को फाइट करने के लिए, उसको मारने के लिए। लेकिन अगर इतना वक्त लगेगा डॉक्टर त्रेहन के, आपको 2 डोज के बीच का जो गैप है उसमें तो आपको एहतियात रखने ही पड़ेंगे, और एंटीबॉडीज बनते बनते थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा वैक्सीन को। ऐसे में जो मरीज क्रिटिकल कंडीशन में है कोरोना के, उनके लिए कितनी असरदार होगी फिर ये वैक्सीन? देखो, जिसको इन्फेक्शन हो गया ऑलरेडी और वो इन्फेक्शन के बीच में है, तो उसका तो रिस्पांस ऑलरेडी आ रहा है उसकी बॉडी से अगेंस्ट द वायरस, क्योंकि उनको तो असली वायरस लगा है। वैक्सीन जो है वो अटेन्युएटेड वायरस या वायरस के जो प्रोटीन पीसेस होते हैं वो दी जाती है कि बॉडी का रिस्पांस इन्वोक करने के लिए। तो उनको वैक्सीन नहीं दी जाती बीमारी के बीच में। जिनको हो चुका है, रिकवर हो चुके हैं, उनको दी जा सकती है, क्योंकि ये भी हमें नहीं पता कि जो नॉर्मल एंटीबॉडीज बनेंगी आपकी बीमारी के दौरान वो कितनी देर चलेंगी। और एक ये दूसरी बड़ी बात ये है कि बॉडी के ड्यूअल मैकेनिज्म होते हैं ये रेजिस्टेंस के, जैसे हम एंटीबॉडीज बोल रहे हैं, वैसे मेमोरी टी सेल्स भी होते हैं बॉडी में जो भी इंफेक्शन से लड़ते हैं, वो भी सेकंड डिफेंस सिस्टम है बॉडी का। तो अब उनको मेजर करना बड़ा मुश्किल है कि ये आपके जो मेमोरी टी सेल्स हैं उनमें कितनी एक्टिविटी हुई है इन्फेक्शन से या वैक्सीन से। तो एंटीबॉडीज खत्म भी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि इम्यूनिटी खत्म हो गई कंप्लीटली। ये पॉसिबल है कि टी सेल्स के माध्यम से ये इम्यूनिटी चलती जाएगी, पर ये वक्त बताएगा। अभी तो हम जैसे रोज नई इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा तादाद में ये वैक्सीन यूज होगी, इसके साइड इफेक्ट्स भी पता लगेंगे। आप देखोगे कि जो 30,000 शख्सों की स्टडी हुई थी फाइजर की, जो अमेरिकन वैक्सीन है, वो है मेमोरी आरएनए वैक्सीन। उसके अंदर वो मैसेंजर, नॉट मेमोरी, मैसेंजर आरएनए में, उसमें वो प्रोटीन देते और 30,000 लोगों को दी गई। मतलब 30,000 लोगों की स्टडी थी, 15,000 को दी गई, 15,000 को प्लेसिबो लगा। प्लेसिबो मीन्स कि उनको मतलब जैसे सिमिलर इंजेक्शन होता है पर वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, वो जैसे सेलिन नॉर्मल होता है। ये देखने के लिए कि जिनको इंजेक्शन लगा उनकी हिस्ट्री क्या होगी, उनको इन्फेक्शन हुई कि नहीं हुई, जिनको एक्चुअली नहीं लगा पर वो सोचते लगा है, उनका क्या होगा। तो उन्होंने ये डिफरेंस देखा कि जिनको वैक्सीन लगी थी उनमें सिर्फ 11 इन्फेक्शन हुए हैं, जिनको नहीं लगी थी उनके 158 इन्फेक्शन हुए हैं। दैट्स वाई उनकी तुलना करते हुए ये निकाला गया कि ये 94% इफेक्टिव है। अब जैसे और लाखों लोगों को लगेगी, उससे भी नई इंफॉर्मेशन आएगी, जिसको हम फेज 4 कहते हैं। जैसे जैसे इसका इस्तेमाल होगा डॉक्टर त्रेहन, आप बता रहे हैं कि वैसे वैसे रिसर्च सामने आएंगी हमारे, और फिर हम बेहतर तरीके से इसका अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना ये कारगर होगी। और वैक्सीन आने के बाद का जो दौर होगा
वो कैसा होगा। लेकिन डॉक्टर वर्मा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में अब सवाल कई सारे हैं, क्योंकि इंतजार इस बात का था कि वैक्सीन आएगी तब ये जो कोरोना की परेशानी है ये शायद खत्म हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए आप बताइए कि वैक्सीन आने के बाद कैसे चीजें होंगी, क्या क्योंकि सबको ये वैक्सीन लगाई जाएगी, ये तो अब साफ है कि नहीं, सबके लिए तो नहीं होगी, लेकिन किस तरीके से लोगों को जरूरत पड़ेगी या किनको नहीं पड़ेगी? ताहिर साहब देखिए, इस पे बहुत अच्छा आपने बात पूछी है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वैक्सीन आए, वैक्सीन मिले, वैक्सीन लग जाए, उसके बावजूद भी जो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपके माध्यम से सरकार बारंबार कह रही है, बार बार याद दिला रही है, जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें। अगर जरूरत बहुत ऐसी है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तो भीड़ वाली जगह में मत जाइए। जहां भीड़ है, जहां क्राउड है, जहां अननोन लोग हो सकते हैं, इंटरमिंगलिंग हो सकती है, उस जगह पर अवॉइड करिए। फिर भी आपको जाना पड़ रहा है तो सोशल मेडिकल डिस्टेंसिंग रखिए। 2 गज की दूरी, 2 मीटर की दूरी अगर एक दूसरे से मेंटेन करके रखेंगे तो बहुत अच्छा है। कोई आदमी खांस रहा है, किसी को छींक आ रही है, तो उसकी तरफ अपनी पीठ करिए, अपना चेहरा मत करिए, क्योंकि ये वायरस जो है चल के नहीं आता। ये ड्रॉपलेट जो हम बोल रहे हैं, उसमें जो ड्रॉपलेट निकल रहे हैं उसके थ्रू आ रहा है। ड्रॉपलेट नॉर्मली 3 से 4 फुट में गिर जाता है, लेकिन किसी ने खांसा करके तो ये ड्रॉपलेट 2 मीटर के ज्यादा 5 मीटर तक जा सकता है, देर तक हवा में रह सकता है। तो उसकी तरफ चेहरा मत करें, कोशिश करें उसके जो एक्सपुटम है वो कहीं गलती से भी आपके फेफड़ों की तरफ सांस के दौरान ना जाए। फिर भी अगर ऐसी बात है कि अब जाना ही पड़ रहा है, तो ये जो एक आपका वॉरियर है, वो वॉरियर है जो टुडेज वैक्सीन है, वो है मास्क। उस मास्क को लगाने में कोई संकोच न करिए। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य सचिव, सब लोग हर समय जब भी पब्लिक में है वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे और आपको क्या शर्म आनी चाहिए? तब तो ये मास्क को हमारे वस्त्र का, हमारी एट्री का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन मास्क भी टाइट होना चाहिए, आपके नोस्ट्रिल पे रहना चाहिए और ठोड़ी को भी कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि खाली वो दिखावटी वाला मास्क हो। मास्कोशी हो, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर हो, जिससे कि वायरस पेनिट्रेट करके, हवा का वायरस आपके शरीर में, नेजोफेरेंक्स में, जैसे सर ने बताया, गले में ना जाए, नाक के पिछले हिस्से में ना जाए, ताकि इससे आप बच सके। दिन में जितनी बार हो सके स्टीम ले लीजिए, चाहे 30 सेकंड के लिए लें, चाहे 1 मिनट के लिए लें। स्टीम लेने से भी ये वायरस मरता है। जब भी किसी नई चीज को छुएं, कोई भी नई सरफेस को छुएं, बस का हैंडल हो, मेट्रो का हैंडल हो, रेलिंग हो, जीने की रेलिंग हो, लिफ्ट का बटन हो, लिफ्ट का स्विच हो, लिफ्ट का हैंडल हो, तो कृपया उसके बाद यथाशीघ्र अपने हाथों को किसी भी साबुन से 30 से 35 सेकंड तक धोइए, ताकि यदि वायरस आपके हाथ में आ गया है, फंस गया है, तो उसको वो वायरस किसी भी साबुन से मर जाता है। साबुन से हाथ धोने की सुविधा नहीं है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर बहुत सस्ते दामों पे आजकल भारत सरकार ने उपलब्ध कराए हैं और जगह जगह मिल रहे हैं। तो मतलब डॉक्टर वर्मा, ये जो इतने तमाम एहतियात इस दौरान हमने सीखे हैं, इनका तो पालन आपको करना ही पड़ेगा आने वाले वक्त में भी। अगर आपको सुरक्षित रहना है, बेहतर होगा कि आप इनका पालन करें। और वैक्सीन, जैसे कि अब चीजें साफ हो रही हैं, धीरे धीरे वैक्सीन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्मा और डॉक्टर त्रेहन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए।